गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग जो आपका चैप्टर था जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था, जो चैप्टर का नाम था वो था द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1919। चैप्टर नंबर 10 है। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पोर्शन पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो हमने यहाँ से पढ़ना हमको शुरू करना था, जिसका नाम है शहीद उधम सिंह। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। शहीद उधम सिंह के बारे में लिखा है कि ऑन 13 अप्रैल 1919 ए सिख टीनेजर उधम सिंह हु वाज बीइंग रेज्ड at Khalsa orphanage saw the happening of Jallianwala Bagh massacre with his own eyes. He avenged the killings of the approximately 1,300 of his countrymen by killing General Dyer in London on 13th March 1940। तो इसमें कहा गया है कि एक अनाथालय में ये रहते थे जब ये बालक थे। सरदार उधम सिंह जब ये बालक थे तो ये एक पंजाबी अनाथालय में रहते थे एक बालक के रूप में। और इन्होंने जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का घटना हुई, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए, जिसमें जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग में अंधाधुंध 10 मिनट तक गोलियां चलवाई, उसमें जो कई लोग मारे गए, उस घटना को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उस घटना से ये बहुत व्यथित थे और इन्होंने उसका बदला लेना मन बना लिया कि इस घटना का हमको बदला लेना है। एवेंज माने होता है बदला लेना। और इसी बदले को लेने के लिए इन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1940 को लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो इसलिए उधम सिंह का नाम इतिहास में अमर है, क्योंकि जलियांवाला बाग का जो दोषी था जिसका नाम था जनरल डायर, उसको इन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को कब मारा था, तो 1940 में मारा था और तारीख थी 13 मार्च और जगह थी लंदन। किस जनरल डायर को मारा था, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या कर दी थी, निर्दोष लोगों की, जो गए थे अपनी बात को रखने, अपने दो नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने और प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे थे, उसका बदला लेने। अब अगला पॉइंट है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी भारत में दो और आंदोलन चले, एक का नाम है खिलाफत और दूसरे का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ये दो आंदोलन आपके देश में चले थे जिनको गांधी जी ने चलवाया था। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। अब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, अली ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। यानी दो भाई थे और दोनों भाइयों के नाम में अली है, इसलिए इनको अली ब्रदर कहा जाता है। पहला जो नाम है उनका नाम है शौकत अली, ये, और दूसरा नाम है मोहम्मद अली। तो ये जो अली ब्रदर्स हैं इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि हु वर द अली ब्रदर्स। तो आपको लिखना है कि शौकत अली एंड मोहम्मद अली आर नोन एज अली ब्रदर्स। ये दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इंग्लैंड है इसने तुर्की के खिलाफ कुछ ऐसा व्यवहार किया था जो मुसलमानों को पसंद नहीं आया। चूँकि तुर्की मुसलमानों का देश है तो तुर्की के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए थे जिससे भारत में जो मुसलमान थे वे गुस्से में आ गए और उन्होंने इसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। आफ्टर द डिफीट ऑफ तुर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंग्लैंड एंड इट्स एलाइज डिवाइडेड द टर्किश एम्पायर अमंगस्ट देमसेल्फ। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई तो इंग्लैंड और उसके जो मित्र देश थे उन्होंने तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया और अपने में मिला लिया। यानी तुर्की हारने के बाद उसके जो क्षेत्र थे उस पर अंग्रेज और उसके जो इंग्लैंड था वे और उनके जो सहयोगी देश थे उन्होंने तुर्की को आपस में बांट लिया, यानी उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं टू द ऑफिस ऑफ खलीफा
द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉज एब्लॉइस्ड। और मुसलमानों में एक पद होता है जिसको खलीफा कहते हैं। इस खलीफा को मुसलमान बहुत उस समय महत्व मानते थे, यानी सबसे बड़ा जो गुरु होता था उनका, उसको खलीफा कहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इस खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई खलीफा नहीं होगा। इससे मुसलमान और भड़क गए थे। This angered the Muslim in India, and in 1919 they started Khilafat movement to put pressure on the government to give better treatment to the Turkey। और इसी के विरोध में जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने 1919 में जो है ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, यानी खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और ये आंदोलन इसलिए शुरू किया गया ताकि भारत में जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर दबाव बने कि उनकी सरकार जो है तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करे, यानी बेटर ट्रीटमेंट करे, यानी कि अच्छा व्यवहार करे। गांधी जी एंड तिलक सपोर्टेड दिस मूवमेंट। और इस आंदोलन की का समर्थन किसने किया, गांधी जी ने किया। और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने इस आंदोलन को, यानी खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बिकॉज दे फेल्ट दैट इट विल सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड विल ड्रॉ मुस्लिम इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इसका सहयोग उन्होंने ये सोच कर किया कि यदि हम उनका सहयोग करेंगे तो इससे भारत में जो है हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ेगी और भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, उसमें मुसलमान लोग भी हिस्सा लेंगे। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने भी किया और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया। 10 इन 1920 इस प्रकार 1920 में खिलाफत लीडर्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड एन अलायंस टू फाइट टुगेदर फॉर द काउज ऑफ खिलाफत एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ रॉन्ग्स डन टू द पंजाब एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इस प्रकार 1920 तक ये जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इन्होंने आपस में समझौता करके क्या बनाया, एक गठजोड़ बनाया। गठजोड़ को अंग्रेजी में कहते हैं अलायंस, यानी अलायंस, इसको कहते हैं गठजोड़ बनाया। किसने बनाया, खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने। ये इसलिए बनाया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ और जमकर प्रदर्शन किया जा सके और जो अंग्रेज लोग गलत काम कर रहे थे उसको सही किया जा सके। साथ ही साथ जो पंजाब इन्होंने गलत किया, जलियांवाला बाग, उसका भी ये विरोध कर सकें और अटेनमेंट ऑफ स्वराज, और इनको स्वराज की प्राप्ति हो जाए, यानी हमको हमारा राज्य वापस मिल जाए। तो इस तरह हमने देखा खिलाफत आंदोलन और तुर्की के साथ जो व्यवहार हुआ उसके खिलाफ जो आंदोलन चला। अब हम लोग बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, तो इसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन। अब देखते हैं क्या लिखा इसमें। इन 1920 यानी 1920 में एट इट्स कलकत्ता सेशन, कलकत्ता के अपने अधिवेशन में, द INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव ए कॉल फॉर न्यू मूवमेंट कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कांग्रेस की जो बैठक होती थी, इस बार जो बैठक हुई कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। और कलकत्ता में जब बैठक हुई कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब हम देश में क्या चलाएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, यानी कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे। और ये बात कब की है, 1920 की है, इस बात को मत भूलिएगा। The main objective of this movement were to undo the wrongs done to the Punjab and Turkey and the attainment of Swaraj। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रखा गया, इस आंदोलन का उद्देश्य रखा गया कि जलियांवाला बाग में जो गलत काम हुआ और जो तुर्की के साथ गलत काम हुआ उसका विरोध करेंगे और इसके साथ साथ अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यानी स्वराज की प्राप्ति करेंगे। स्वराज माने अपना शासन, अभी हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो स्वराज का मतलब ये है कि अब हमारे देश पर भारतीय ही शासन करेंगे। इसकी मांग असहयोग आंदोलन में हम लोग करेंगे। अगला है महात्मा गांधी बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड रूल ओवर इंडिया ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। गांधी जी ऐसा मानते थे कि यदि अंग्रेजों को भारत में शासन करना है तो इसके लिए उन्हें भारतीयों की क्या चाहिए, कोऑपरेशन, यानी कि हेल्प चाहिए। बिना भारतीयों की मदद के अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे। इफ़ द इंडियंस डिसाइड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स। और यदि भारतीय लोग यह कह दें कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो अंग्रेज हमारे देश में शासन नहीं कर सकते। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेंड मोमेंटम थ्रू 1921-22। द मूवमेंट वाज टू बी लॉन्च्ड इन स्टेज। अब ये जो मूवमेंट था ये 1921-22 में शुरू होना था और इसको कई चरणों में, यानी कई भागों में बांटा गया था। अब इसके बारे में कुछ बताया गया, उसको देख लेते हैं।
इसमें लिखा गया है इट स्टार्टेड विथ इंडियन गिविंग अप देयर ऑनररी टाइटल्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गांधी जी आल्सो गिव अप द टाइटल ऑफ कैसर-ए-हिंद रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई कि अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी, उपाधि माने एक सम्मान दिया था भारतीयों को, तो भारतीयों ने अंग्रेजों के दी हुई इन उपाधियों को वापस करने लगे। यानी अंग्रेज के द्वारा जितने भी भारतीयों को उपाधि दी गई थी या टाइटल दिए गए थे, लोगों ने उन उपाधियों को वापस करना शुरू किया गया। और इसमें जो सबसे प्रमुख था वो था कैसर-ए-हिंद। ये देखिए एक उपाधि है जिसको कहते हैं कैसर-ए-हिंद। ये कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी गांधी जी को, और गांधी जी ने सबसे पहले अपनी ये उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। अंग्रेजों से कहा कि लो भैया अपनी उपाधि वापस लो, हमको आपकी उपाधि नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग हमारे देश में बहुत गलत कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो आंदोलन था इससे शुरुआत होती है। दूसरा इसमें दिया है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट बाइकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। सैकड़ों छात्रों ने यानी हजारों छात्रों ने जो अंग्रेज़ों के स्कूल थे उसको उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया कि हम अंग्रेजी स्कूलों में अब नहीं पढ़ेंगे। अगला है मेनी लायर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी एंड असफ अली गेव अप देयर लॉ प्रैक्टिस। भारत के कुछ वकील थे जिसमें कि आप इन नामों को देख सकते हैं, जिनमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, असफ अली, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी कोर्ट में यानी अंग्रेजी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। अगला है इलेक्शन टू लेजिस्लेचर ओवर बाइकॉटेड, यानी जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे उसको इन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अगला है पीपुल lit public bonfires of foreign cloth. The imports of foreign cloth fell drastically between 1920 and 22। जैसे हमने बात की थी बंगाल विभाजन के समय कि भारतीयों ने जो विदेशी सामान थे उनकी होली जलाई, तो असहयोग आंदोलन में भी भारतीयों ने क्या किया, जितने भी अंग्रेजी सामान थे, अंग्रेजों के देश के बने हुए सामान थे जो इनके घरों में थे, इसको लाके इन्होंने उसकी होली जलानी शुरू कर दी। और इस प्रकार जो अंग्रेजों का व्यापार था वह बहुत घटकर नीचे आ गया था। अगला है पीपुल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट पोजीशन एंड रिफ्यूज टू ज्वाइन मिलिट्री और टेक अप गवर्नमेंट जॉब। भारतीय लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजों की दी हुई नौकरियों पे काम नहीं करेंगे, और इससे जो सेना में भारतीय लोग काम कर रहे थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने भी अपनी नौकरियों को छोड़ दिया। और फिर अगला जो था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी भारतीयों ने कहा अब हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन इस प्रकार चला जिसमें गांधी जी को बहुत सफलता मिली। अब हम देखते हैं ये यहाँ ऊपर लिखा होगा, यहाँ पढ़ते हैं द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत सारे हजारों लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ्स वर बाइकॉटेड, खादी एंड चरखा बिकेम ए सिंबल ऑफ द सेल्फ रिलायंस। इसमें लिखने वाली बात यह है कि इस आंदोलन में जो है खादी और चरखा ये क्या बन गए, एक सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गए। ये लाइन आपको लिखनी है, और ये कैसर-ए-हिंद वाली भी आपको यहाँ लिखाना है। तो असहयोग आंदोलन के समय ये जो खाकी था यानी खादी वस्त्र और जो चरखा था जो गांधी जी के फोटो के साथ आप देखे हैं अभी आपके पेज पे प्रिंट है, तो ये सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गया। 30,000 पीपल वर अरेस्टेड एंड ऑल इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी वर इम्प्रिजनेड। और इस आंदोलन के दौरान 30,000 नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया, और गांधी को छोड़कर लगभग सभी नेता जेल में बंद कर दिए गए। अब देखिए यहाँ दिया है विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, लेकिन ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चला। जल्दी ही इस आंदोलन को क्या किया गया, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो विड्रॉल मतलब वापस ले लेना, तो आंदोलन को वापस क्यों लिया गया इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग व्हेन इट वाज एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। अब ये आंदोलन जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। अब क्यों वापस लिया, उसका कारण ये था कि इन फरवरी 1922 यानी फरवरी 1922 में पीसफुल प्रोसेशन ऑफ 3,000 पीजेंट वाज प्रोवोक्ड बाय पुलिस हु ओपन फायर ऑन देम। कुछ 3,000 जो किसान थे ये शांतिपूर्वक अपना धरना
कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर गोली चला दी। ये जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे 3000 लोग, इन पर पुलिस वालों ने क्या किया, ओपन द फायर यानी कि गोली चला दी। द एंग्री पीजेंट रिटेल्ड बाई सेटिंग फायर द पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। इससे गुस्से में आकर जो किसान थे 3000, इनमें से कुछ किसानों ने एक जगह है गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पर एक अंग्रेज़ों का थाना बना था। जब पुलिस ने इस भीड़ पर गोलीबारी की तो ये भीड़ गुस्से में आकर ये जो थाना थी इसको उन्होंने आग लगा दी, इस थाने को फूंक दिया। इन दिस मॉब वायलेंस 22 पुलिसमैन वर किल्ड, और इसमें जो अंग्रेज़ों के 22 पुलिस वाले थे उनको वो जलकर उनकी मृत्यु हो गई। यानी पहले 3000 किसान जो थे ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जब 3000 किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इन पर गोली चला दी, और जब गोली चला दी तो इस भीड़ में लोग गुस्सा गए और इन्होंने चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन बना था उसको आग लगा दी। और जब इस थाने को आग लगा दी गई उसमें 22 जो पुलिस वाले थे अंग्रेज़ों के, वे जलकर मर गए। और ऑन हियरिंग दिस दैट हिज ओन पीपल हैड रिसोर्टेड टू वायलेंस, गांधी जी वर वेरी disturbed as he was against any kind of violence. He said that the people were not disciplined enough for a non-violent struggle and he called off the strike. अब चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो अहिंसा के पुजारी होने के नाते इन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। चूँकि इस धरने प्रदर्शन में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी यानी स्वराज दल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आफ्टर द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एलाट फ्रॉम ईस्ट बंगाल हु वाज स्पेशली एक्टिव इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर कॉल्ड प्रो चेंजर्स। तो इसमें ग्रुप बना जिन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया। यहाँ देखिए लिखा है प्रो चेंजर्स। और एक ग्रुप में कौन कौन नेता थे, इस ग्रुप में थे, पहले नाम है चित्तरंजन दास जिन्हें CR दास भी कहा जाता है। तो पहले नेता कौन थे, चित्तरंजन दास। दूसरे कौन है, मोतीलाल नेहरू, देखिए यहाँ नाम लिखा है मोतीलाल नेहरू। और तीसरे थे वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों का कुछ और राय था इसलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रो चेंजर्स कहा गया। तो क्वेश्चन बन सकता है हु वर प्रो चेंजर्स, यानी कोई किन्हीं दो ऐसे नेताओं के नाम बताइए जो प्रो चेंजर्स थे। तो आप ये नाम नोट करेंगे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा गया प्रो चेंजर। दे फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1923। और इस प्रकार इन्होंने 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, स्वराज पार्टी बनाई। They argued that the party should fight election to council and join the government. Then only they could influence the government and oppose its policies from within. In 1923, the Swaraj Party contested the election and won the some seats in the legislature. ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो चुनाव करवा रहे हैं उस चुनाव में हम लोग हिस्सा लें और हिस्सा लेकर वहाँ चुनाव जीतें, और जब चुनाव जीतें तो हम लोग सरकार में जाएंगे, सरकार में जाएंगे तो हम लोग सरकार से लड़कर उनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में थे जिन्हें हम प्रो चेंजर कहते हैं। यही प्रो चेंजर मिलकर स्वराज पार्टी बनाए थे। कब बनाए थे, 1930 में। तो आपको लिखना है स्वराज पार्टी कब बनी, 1930 में। स्वराज पार्टी के नेताओं को क्या कहा जाता है, प्रो चेंजर कहा जाता है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को हिंदी में कहते हैं रचनात्मक प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्यक्रम। तो जैसे क्रिएटिव होता है ना, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आप लोग क्रिएटिव कार्य करिए, तो उसी क्रिएटिव को यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहा गया है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, आइए देखते हैं। द गांधीयन और द सेकेंड ग्रुप कॉल्ड नो चेंजर। हमने जैसा कि बात की कि कांग्रेस में दो ग्रुप हो गए थे, एक को कहा गया कि प्रो चेंजर्स, जो दूसरा ग्रुप था इसको कहा गया नो चेंजर यानी कोई बदलाव नहीं। और इसमें क्या था, दिस ग्रुप वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंट हैं, उसको हम आपको बता दें। मिसप्रिंट आपकी बुक में ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देखिए ऊपर भी दिया गया है और यहाँ भी बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें भी थे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि चित्तरंजन दास
और मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इनको प्रोचेंजर में भी बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए साफ साफ लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको प्रोचेंजर में भी बताया गया है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस ग्रुप में थे जिसको कहते हैं नो चेंजर, यानी बदलाव के पक्ष में नहीं थे। तो हमने पढ़ा कि जो प्रो चेंजर थे ये चाहते थे कि हम लोग जो चुनाव होता है उसमें हिस्सा लें, जबकि नो चेंजर चाहते थे कि नहीं हम हिस्सा न लें। और ये जो ग्रुप था इसको गांधीवादी ग्रुप भी कहा जाता था, यानी इसको गांधीयन कहा जाता था। यहाँ ऊपर लिखा है गांधीयन। तो कांग्रेस के जो दो विभाजन हुए उसमें एक ग्रुप बना प्रो चेंजर का और एक ग्रुप बना नो चेंजर का। कांग्रेस का एक बार और विभाजन हो चुका है, मैंने आपको बताया था 1907 में, जब सूरत में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। जो नो चेंजर ग्रुप था इसको जो लीड कर रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी। तो आपको अपनी नोटबुक में इसे दो कॉलम बनाना है, एक तरफ आपको लिखना है प्रो चेंजर और दूसरी तरफ लिखना है नो चेंजर। तो प्रो चेंजर में जिन नेताओं के नाम थे उनके नाम लिखने हैं। आपको पता है प्रो चेंजर के लोगों ने एक पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास जैसे लोग थे। नो चेंजर लोग चाहते थे कि हम चुनाव में हिस्सा न लें। इसमें जो नेता थे उनका नाम यहाँ लिखना आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी। तो ये आपको अपने नोटबुक में इस तरह लिखना है। अब आइए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है दे बाइकेटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम व्हिच इंक्लूडेड। ये जो नो चेंजर थे इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, यानी चुनाव में हिस्सा नहीं लिए। इसकी जगह पे इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए, यानी रचनात्मक प्रोग्राम चलाए। इन रचनात्मक प्रोग्रामों के बारे में यहाँ नीचे दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ हम बता भी देते हैं पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी एंड चरखा, यानी खादी और चरखा को उन्होंने लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम चलाया कि लोग घरों में चरखा रखें और खादी के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने। अगला है प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनका जो दूसरा प्रोग्राम था नो चेंजर का वह हिंदू और मुसलमानों की एकता पर था। तीसरा था इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पुअर, यानी गरीबों की दशा को सुधारना, जो गरीब थे उनकी तरफ ध्यान देना, उनकी दशा को सुधारना। अगला जो था एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत होता है उसको समाप्त करना, ये इनका प्रोग्राम था। अगला था सेटिंग अप ऑफ नेशनलिस्ट स्कूल, और देश में राष्ट्रवादी स्कूलों को खोलना। तो ये उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे जिनको हमने कहा नो चेंजर। जबकि प्रो चेंजर क्या चाहते थे? प्रो चेंजर चाहते थे चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, सरकार में शामिल हों और फिर इस तरह के कार्यक्रम को चलाया जाए। तो ये डिफरेंस था प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच में। अब आगे है द एंट्री ऑफ द लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी इनटू द असेंबली हेल्प इन सप्रेसिंग द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी जब प्रो चेंजर लोग यानी स्वराज पार्टी के लोग चुनाव जीत कर सरकार में शामिल हो गए तो ये लोग अंग्रेज की उन नीतियों का विरोध करते थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने का काम करती थी। यानी जब ये लोग सरकार में शामिल हो गए तो ये अंग्रेज़ों का वहाँ पर विरोध करते थे कि आप लोग ये मूवमेंट को जो दबाते हैं, इसको सताते हैं, इसे बंद करिए। तो इस प्रकार स्वराज पार्टी के लोगों ने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो है अपना योगदान इस प्रकार दिया। इट aroused the party's patriotism and nationalist feeling among the Indians। और जो ये लोग थे स्वराज पार्टी, इन्होंने लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म माने राष्ट्रभक्ति और नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादी और फीलिंग्स माने भावनाएं, इन्होंने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का काम किया। वेयरिंग खादी बिकेम ए सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म, और उस समय खादी के कपड़े पहनना देशभक्ति का एक प्रतीक बन गया। उस समय जो खादी के कपड़े थे उनको पहनना क्या हो गया? एक देशभक्ति का प्रतीक हो गया। मेनी अनएम्प्लॉयड वीवर्स गॉट यूजफुली ऑक्यूपाइड, और बहुत सारे बेरोजगार लोग इससे काम भी मिले क्योंकि उनको मौका मिला कि वे खादी के कपड़े बनाएं, उसको बेचें और उससे अपनी कमाई करें। तो इससे रोजगार भी हुआ, राष्ट्रभक्ति भावनाएं भी बढ़ी और देशभक्ति भी बढ़ी। Charkha as a symbol of nationalist movement soon found a place in the center of the Congress flag and conveyed the message of the national movement। इस प्रकार जो चरखा था वह जो राष्ट्रवादी मूवमेंट चल रहा था उसके झंडे में चरखे को स्थान दिया गया और इससे इस चरखा जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी आंदोलन को का मैसेज यानी संदेश देने में सफल रहा। यानी चरखे को कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय झंडे में शामिल किया जिससे राष्ट्रवादी मूवमेंट का एक मैसेज यानी कि संदेश जाता था। आगे है दिस वाज द टाइम व्हेन ए न्यू ग्रुप ऑफ यंग
लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इसी मौके पर यही समय था जब राष्ट्रवादी आंदोलन में दो नेता उभर कर सामने आए। पहले नेता थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये दो नेता इसी समय कांग्रेस में यानी कि राष्ट्रवादी मूवमेंट में शामिल हुए। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल नहीं थे। अब यहाँ नेहरू के बारे में दिया गया है, ये देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, यानी ये मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, पुत्र थे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी एंड ज्वाइंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। अभी जो नेहरू थे ये लंदन से पढ़ाई करके भारत वापस लौटे थे इसी समय, और ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर ये नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए। और 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति से ये जवाहरलाल नेहरू जी बहुत प्रभावित थे, प्रसन्न थे कि अपने देश में भी ये उसी तरह का बदलाव लाना चाहते थे। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन 1895, पॉपुलरली नोन एज नेताजी। यहाँ से आपको लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ? 1895। इनको किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ही हैड ए ग्रेट रोल इन ड्राइंग स्टूडेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और इनका सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? इन्होंने राष्ट्रवादी यानी नेशनल मूवमेंट में इन्होंने स्टूडेंट्स को शामिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी स्टूडेंट्स इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस जी से, और इनसे प्रभावित होकर वे जो स्टूडेंट थे वे नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए। इन 1920 ही अपीयर्ड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड वॉज सेलेक्टेड इन द सेम। 1920 में जो सुभाष चंद्र बोस थे उस समय जो भारत की सबसे बढ़िया नौकरी होती थी वो कही जाती थी इंडियन सिविल सर्विस, इस जो कि इंग्लैंड में परीक्षा होती थी। तो आपको लिखना है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। और उस परीक्षा को सुभाष चंद्र बोस जी ने पास किया था। कब पास किया? 1920 में पास किया। द जलियांवाला बाग मास्कर हैव मूव्ड हिम सो डीपली दैट ही रिजाइन फ्रॉम द आईसीएस एंड केम बैक टू इंडिया। लेकिन जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ तो उससे ये नेताजी बहुत दुखी हुए और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी इंग्लैंड में और वापस कहाँ चले आए? भारत चले आए। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस of चित्तरंजन दास एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये CR दास से यानी चित्तरंजन दास से बहुत प्रभावित थे, जिनका नाम हमने पढ़ा, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। उन्हीं CR दास यानी चित्तरंजन दास से ये प्रभावित हुए और यही CR दास इनके राजनीतिक गुरु भी बने सुभाष चंद्र बोस के, और उनसे प्रभावित होकर ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए, यानी असहयोग आंदोलन में ये सुभाष चंद्र बोस जी शामिल हो गए। Under the influence of these two leaders, the aim of the Congress soon moved from Swaraj to पूर्ण स्वराज to complete independence। जब ये दो नेता यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तो जो कांग्रेस का पहले था कि हमको स्वराज चाहिए, पहले कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो क्या था? स्वराज था। लेकिन जब ये दो नेता आए यानी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कांग्रेस का जो लक्ष्य हो गया क्या हो गया? पूर्ण स्वराज हो गया। यानी हम अंग्रेजों को पूरी तरह से देश से निकालें, हमारे देश के शासन पर अंग्रेजों का अधिकार न रहे, तो इसे कहते हैं पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार इन दोनों नेताओं के आने से जो कांग्रेस का उद्देश्य था वह बदल गया। अब बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन क्या था इसके बारे में देखते हैं। इन 1927 यानी 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड सर जॉन साइमन and some other white members to India to find out more about the grievances of the Indian people and recommend constitutional reforms in India. This commission was called Simon Commission. The Congress boycotted this commission because इसमें दिया है कि 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने निश्चय किया कि वह सर जॉन साइमन को भारत भेजेगी। और इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि ग्रीवियंस का पता लगाना, भारतीय लोगों को जो समस्याएं हैं, जो उनको कष्ट हैं, उसका पता लगाना, और फिर पता लगाकर इनको सिफारिश करनी थी कि भारत में कौन कौन से संवैधानिक सुधार किए जाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का सुझाव देना था इस कमीशन को। लेकिन इस कमीशन का कांग्रेस ने विरोध किया। तो यहाँ से आपको लिखना ये पॉइंट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 में आया।
कि कौन इसमें हेड थे, तो उनका नाम है सर जॉन साइमन। और अगला लिखना है कि इसका काम क्या था। इसका काम क्या था, ग्रीवियंस ऑफ द इंडियन पीपुल, यानी भारतीय लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो कष्ट हैं, उसका पता लगाना। और क्या था, और उसी के आधार पर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की रिकमेंड करना था, यानी सिफारिश करनी थी। और इस कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यह है कि कांग्रेस ने इस कमीशन का विरोध किया। विरोध क्यों किया, उसके पीछे दो कारण थे, ये दो कारण लिखे हैं। देयर वॉज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कमीशन, पहला कारण ये था कि जो कमीशन आया उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, यानी भारतीयों की समस्या को उनको जाना था, उसमें कोई भी भारतीय ना हो, ये तो असंभव वाली बात थी। यदि भारतीयों की समस्याओं को समझना है तो उसमें भारतीय लोगों को होना चाहिए था, तो भारतीय नहीं थे, इस कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दूसरा था, इट डिड नॉट कंटेन एनी होप फॉर ऑफ स्वराज फॉर द इंडियंस, और इस कमीशन में स्वराज जैसे किसी बात का उल्लेख नहीं था कि भारतीयों को स्वराज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस ने इनका विरोध किया। द इंडियन क्रिटिसाइज दिस कमीशन बिकॉज दे फेल्ट दैट ए ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स हु न्यू नथिंग अबाउट इंडिया कुड नॉट डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। ए कमीशन मेंट फॉर डिसाइडिंग इंडियाज फेट शुड इंक्लूड इंडियन मेंबर्स एज वेल। अब इसमें यही वही बात लिखी गई है जो ऊपर लिखी गई है कि जिस कमीशन में कोई भी भारतीय न हो तो भारतीयों की समस्याओं को कैसे जान सकता है। अगर कोई कमीशन भारत आता है जिसे भारतीय लोगों की समस्याओं को जानना है तो उसमें भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए था। अब उसमें अंग्रेज लोग आए थे जिनको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता, वे भारतीय लोगों की समस्याओं को कैसे जान सकते हैं, तो इस आधार पर इस कमीशन का बायकॉट किया गया, यानी बहिष्कार किया गया। आगे लिखा है, इन February 1928 when the Simon Commission arrived in India, it was met with strong opposition, black flags and demonstration with banners saying Simon go back greeted everywhere। अभी जब साइमन कमीशन आया भारत, कब, ये देखिए समय लिखा है 1928 और फरवरी का महीना। तो बना कब और आया कब, दोनों आपको लिखना। ऊपर मैंने आपको बताया कि बना कब साइमन कमीशन 1927 में बना, भारत कब आया 1928 में आया, महीना कौन सा था, फरवरी। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसको बहुत स्ट्रांग अपोजिशन यानी कड़ा विरोध झेलना पड़ा। ब्लैक फ्लैग्स काले झंडे दिखाए गए, डिमॉन्स्ट्रेशन धरने प्रदर्शन हुए, और नारे जो लग रहे थे वे नारे बहुत आपको नोट करने हैं। जो नारे लोग लगा रहे थे उस नारे को कह रहे थे साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसके अलावा काले झंडे दिखाए गए, धरने प्रदर्शन हुए ताकि साइमन कमीशन का विरोध किया जा सके। अब इसमें दिखा है लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग, यानी इन धरने प्रदर्शन में जो विरोध करने वालों में प्रमुख नेता थे वे थे लाला लाजपत राय। ये पॉइंट आपको लिखना है। जब साइमन कमीशन भारत आया तो किस नेता ने बढ़ चढ़कर विरोध किया, तो लाला लाजपत राय विरोध करने वालों में आगे थे, और वाज बैडली वाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ लाठी चार्ज बाई पुलिस। लेकिन जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए। देखिए बैडली वाउंडेड, विरोध करने वालों के ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, और उस लाठी बरसाने में लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें लगी। ही डाइड सून आफ्टर द इंसिडेंट, और पोलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। और लाला लाजपत राय को उस लाठीचार्ज में इतनी चोटें आई कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई, और इस घटना से कांग्रेस ने भी डिसाइड किया कि वे साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट लिखना था कि लाला लाजपत राय जो कि लाठीचार्ज हुआ उसमें चोटिल हुए, उनको घाव लगा, गंभीर चोटें आई, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टीज हैव held very different ideas about the kind of country India should be। इसी समय भारत में दो नए संगठन भी बने। पहला बना आरएसएस, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन है ये देश का। इस संगठन में अनुशासन सबसे पहले रहता है। कभी मौका मिले तो आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। हालांकि ये ग्रेजुएशन बीए बीएससी लेवल पर शुरू होता है। बहुत ही अनुशासन जीवन में लाने का एक प्रोग्राम है ये, और देश का सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। और दूसरा जो दल बना उसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये दो दल बने जिस समय ये घटनाएं हो रही
थीं। आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, इसमें यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई? आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने। मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया कि जब चौरी चौरा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया, जिसमें 30 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, उस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। उसी समय द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, उसके बाद जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु बिकेम एक्टिव। उसी समय ये जो क्रांतिकारी नेता थे, जिसमें आपको नाम लिखना है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, यह बहुत सक्रिय हो गए। तो आपको यहाँ से ये लिखना है कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कौन लोग शामिल थे, तो उनके नाम है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। They retaliated by killing Saunders, the police officer who had ordered the लाठी चार्ज on the demonstration led by लाला लाजपत राय। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया कि लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठियां बरसी थी, वो लाठी बरसाने का आदेश किसने दिया था? उस अधिकारी का नाम है सैंडर्स। उस अधिकारी का नाम क्या है? सैंडर्स। तो उस सैंडर्स की इन लोगों ने हत्या कर दी, क्योंकि सैंडर्स के आदेश से ही लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इन क्रांतिकारी नेताओं ने, यानी रिवोल्यूशनरी लीडर्स ने उनकी हत्या कर दी, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम है सैंडर्स। से भी पिक्स आप देख सकते हैं, इसमें भगत सिंह की फोटो दी गई है। देश के बहुत बड़े क्रांतिकारियों में इनका नाम शामिल है। अब बढ़ते हैं आगे। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh and his comrade wanted to overthrow the British through an armed rebellion and the rich exploiting class through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republic Association (HSRA) in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि जो ये नेता थे भगत सिंह और उनके जो साथी थे, इनका प्रयास ये था कि किसी तरह क्रांति करके अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ा जाए, भले ही इसमें हिंसा का सहारा लेना पड़े। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का इन्होंने जो नाम रखा, वो नाम रखा इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि HSRA क्या है, यानी HSRA को कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब कब बना? 1928 में बना। कहाँ बना? फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, जो मैंने बॉक्स में कर दिया है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है इन 1925 यानी 1925 में द रिवोल्यूशनरीज स्टॉप्ड ट्रेन नियर द विलेज ऑफ काकोरी नियर लखनऊ एंड टूक अवे द गवर्नमेंट मनी। अब इन सभी लोगों ने मिलकर, यानी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया। घटना क्या है, आपको लिखना है। ये 1925 नेशनलिस्ट स्टॉप्ड ट्रेन नियर विलेज ऑफ काकोरी। काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास, लखनऊ के पास एक जगह है जिसका नाम है काकोरी। उस काकोरी के पास इन्होंने एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन को इन्होंने रोका और उसमें जो सरकारी सामान थे, पैसे थे, उसको इन लोगों ने लूट लिया। पैसा इसलिए लूटा ताकि संगठन में और लोगों को शामिल किया जा सके, अपने कार्यक्रम को और विस्तार दे सकें। दे वांटेड टू यूज द मनी फॉर द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस केस वॉज नोन एज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये भी आपको लिखना है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस किसे कहा जाता है। तो ये जो ऊपर लिखा है, ये आपको लिखना है कि इन 1925 ए रिवोल्यूशनरी स्टॉप्ड ए ट्रेन नियर विलेज काकोरी नियर लखनऊ एंड टूक अवे द गवर्नमेंट मनी। यहाँ तक आपको लिखना है। और इसमें देखा है रिवोल्यूशनरीज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर सेंटेंस टू डेथ। और इस मामले में अंग्रेजों ने 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी। वे कौन लोग थे? उनके नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। ये 4 लोगों को इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में मुकदमा चलाया गया और 4 लोगों को मौत की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग द ब्रिटिश एट इलाहाबाद। और आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे इलाहाबाद में। जो आज़ाद पार्क है, कभी आप इलाहाबाद जाइएगा तो वहाँ बना है आज़ाद पार्क। उसी पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए।
आगे है ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह along with बटुकेश्वर दत्त threw a bomb in the Central Legislative Assembly. The aim, as their leaf leaflet explained, was not to kill anyone but to make the deaf ears and to remind the foreign government of its colors exploitation. अब देखिए ये बहुत बड़ी घटना हुई देश में कि 8 अप्रैल को, ये तारीख आप नोट कर लें, 8 अप्रैल 1929 को ये जो भगत सिंह थे और इनके साथ बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, यानी जहां पर चुनाव जीत कर लोग बैठते हैं, जैसे कि आजकल पार्लियामेंट है ना, संसद, ऐसे ये अंग्रेजों की संसद थी जिसे कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर बैठकर कानून बनाते थे जो चुनाव जीतकर आए हुए लोग होते थे और खासकर अंग्रेज लोग। तो इसी सभा में पहुंचे भगत सिंह और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने वहाँ पर बम फेंका, यानी वहाँ बम फेंका, और बम फेंकने का इरादा ये नहीं था कि वहाँ बैठे लोगों को मार दिया जाए। बम फेंकने का इरादा जो इन लोगों ने बताया वो क्या था, टू मेक हियर द डीफ हियर, कि बहरे लोगों को हमारी आवाज़ सुनाई दे, इसलिए इन्होंने बम फोड़ा है, इनके अनुसार, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अनुसार। हालांकि इसमें कोई मरा नहीं। इन्होंने वहाँ पर एक बम फेंकने के बाद पर्चे बांटे और उस पर्चे में ही लिखा था कि जिनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची है, उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम ये बम फोड़ रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू मेक द डीफ हियर, यानी बहरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। क्योंकि हम कह क्या रहे थे, हमारे भारतीय कह रहे थे कि हमारे देश को छोड़कर अंग्रेज चले जाएं, और अंग्रेज उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। हम अंग्रेजों से भी कह रहे थे कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दो, लेकिन अंग्रेज उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़कर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया है कि भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर ट्राइड ऑन हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। और इसी मामले में भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को मुकदमा चलाया गया और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई। इसीलिए इस तारीख को, यानी 23 मार्च 1931 को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस मनाते हैं। ये आप नोट कर लेंगे कि 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। एक नेता कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई। अब देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा है। भगत सिंह sacrifice prompted youth in India to continue fighting for independence. Even today, he is a source of inspiration for the young. Several movies have been made on him. There is a large Brazilian statue of Bhagat Singh in the Parliament of India. कुछ नहीं, भगत सिंह के बारे में बताया गया कि जब भगत सिंह ने ये अंजाम दिया, उनको फांसी की सज़ा हो गई। इससे भारत में जो युवा थे, यंग थे, वे राष्ट्रवादी आंदोलन में जुड़ने लगे और उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ, भगत सिंह की बहुत सारी मूर्तियाँ आज हमारे संसद के अंदर लगी हुई हैं। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल। बंगाल में ये मूवमेंट यानी क्रांतिकारियों का आंदोलन बहुत मजबूत था। सूर्य सेन, ये नाम आपको लिखना है, सूर्य सेन, ए फेमस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन 1930। 1930 में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई, यानी भारतीय गणराज्य सेना बनाई। और कब बनाई, अप्रैल 1930 में। ये आपको लिखना है। सूर्य सेन एंड सम अदर रिवोल्यूशनरी अटैक द पुलिस आर्मोरी इन चित्तगांव and get hold of the arms for their revolutionary activities. He was later arrested and hanged. अब सूर्य सेन ने क्या किया, इन्होंने एक गांव है चित्तगांव, देखिए यहाँ पर लिखा है चित्तगांव। इस चित्तगांव में इन लोगों ने अंग्रेज़ों की जो हथियारों की फैक्ट्री थी, गोदाम था, उसको लूट लिया और इसी मामले में इनको भी क्या हुआ, फांसी की सज़ा दी गई। तो आप देख रहे हैं देश की आज़ादी के लिए कितने युवाओं ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। और लोग कहते हैं कि आज़ादी गांधी जी ने अपनी लाठी से लाई, लेकिन हमारे देश की आज़ादी में सबका बराबर योगदान है। और ये लोग जो अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, इनका तो बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये अपनी जान कुर्बान कर दिए थे। अब आगे लिखा है, women also took part in several revolutionary activities. They gave shelter to the revolutionaries or acted as messengers. Some of them attacked British officer. प्रीतिलता वाडेकर gave her life in the struggle for freedom. यहाँ बताया गया है कि
इस आज़ादी के जो आंदोलन चला था इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं क्या करती थी, ये जो क्रांतिकारी नेता थे इनको छिपा कर रखती थी, इनके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। कुछ महिलाओं ने तो ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले भी किए, और ऐसी एक महिला थी जिनका नाम है प्रीतिलता वाडेकर। इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमले भी किए देश की आज़ादी के लिए। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ से हमको ये समझ में आया। अब आइए समझते हैं पूर्ण स्वराज, यानी अब स्वराज से हमारी मांग क्या हो गई, पूर्ण स्वराज की। यहाँ लिखा है कि इन दिसंबर 1929 यानी दिसंबर 1929 में द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन लाहौर। लाहौर में कांग्रेस का सेशन चल रहा था, यानी अधिवेशन चल रहा था अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में द कांग्रेस लीडर डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स अल्टीमेट गोल। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य रखा वो क्या रखा, पूर्ण स्वराज का यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य रखा। और दूसरा इन्होंने लिखा कि इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम को शुरू करने का निश्चय किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है। पहला तो ये कि जो 1929 का अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, देखिए दिसंबर 1929 में हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। इसमें हुआ क्या, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जो कि आप यहाँ लिखा देख पा रहे हैं कि पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये कांग्रेस ने मांग की। अगला जो था वो था कि इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये भी आपको लिखना है। किसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात की गई। और अगला जो डिसाइड किया गया कि इट वाज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे, कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, जो कि आज भी हमारे देश में मनाया जाता है और आप इससे परिचित भी हैं। तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है उसका देखिए यहाँ पर रीजन है, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आज भी हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन जो बैठक हुई थी 1929 में, यहाँ पर जो लिखा है, इसी दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, अपना लक्ष्य घोषित किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसी दिन हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया था। ये सभी पॉइंट आपको अपने बुक में लिखने हैं। अब यहाँ देखते हैं इन 1930 यानी 1930 में कांग्रेस लॉन्च्ड अनदर मास मूवमेंट कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी ये पॉइंट आपको लिखना है। 1930 में कांग्रेस ने क्या चलाया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय, ऐसे लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब चला, 1930 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और इस आंदोलन को किसने चलाया, किसका नेतृत्व किसका था, गांधी जी का था। एज ए सिंबल ऑफ डिसओबीडियंस इट वाज डिसाइडेड टू ब्रेक द अनजस्ट असॉल्ट लॉ नॉन वायलेंटली बाय डिफाइंग सॉल्ट एक्ट। अंग्रेजों ने एक नियम बना था, यानी कानून पर भी उन्होंने क्या लगा, नमक पर भी उन्होंने क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। नमक जो कि सबसे सस्ती वस्तु है हमारे देश में, इस पर भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। उसी कानून के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उस नमक कानून का उल्लंघन करते हुए जाके गुजरात में, साबरमती से यात्रा इनकी शुरू हुई, गुजरात में जाकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको आपको यहाँ से लिखना है। नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने 1930 में ये जो मूवमेंट चला है उसका नाम लिखना है। और इन्होंने क्या किया, डिफाइंग द साल्ट एक्ट, यानी नमक कानून का इन्होंने विरोध किया। आगे लिखा है, मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ सॉल्ट इन दोज डेज वाज ए मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उन दिनों जो है नमक पर जो है अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज ही नमक बनाते थे और उसके व्यापार पर इनका क्या था, अधिकार था। द साल्ट एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियन फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। इस कानून में क्या लिखा गया था, इस कानून में लिखा गया था कि भारतीय लोग नमक को न तो इकट्ठा कर सकते हैं और न ही उनको बेच सकते हैं। एवरीवन हैड टू पे ए टैक्स ऑन द परचेज ऑफ सॉल्ट, और जो भी नमक
खरीदेगा उस पर उसको क्या देना है, टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी थॉट दैट डिफाइन ऑफ द सॉल्ट टैक्स वुड बिकम ए कॉमन कॉज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया एज इट वाज एन एसेंशियल आइटम and affected everybody. It was decided to defy British Salt Act by making salt from the sea water. तो इस ये कानून जो था जिसमें भारतीयों पर टैक्स लगाया गया, भारतीयों को नमक का कलेक्शन करने से और ख़रीदने पर टैक्स लगाया गया, उसके विरोध में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया और उस कानून को इन्होंने नमक बनाकर तोड़ा भी। आगे देखिए, यहाँ लिखा है द मूवमेंट स्टार्टेड विद डांडी मार्च ऑन 1930। अब इस जो आंदोलन की शुरुआत हुई सिविल डिसओबीडियंस की, वो कैसे हुई, उसको कहा जाता है डांडी मार्च। क्या कहा जाता है, डांडी मार्च। ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ आपका 12 मार्च 1930 को, ये आपको लिखना है। और कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। इनके साथ कितने लोग थे, 79 फॉलोअर्स थे। और कितनी दूरी चलनी पड़ी इनको, 240 माइल्स यानी 240 मील की दूरी चलनी पड़ी। और कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, गुजरात इन अरेबियन सी। आपने मैप देखा होगा, यहाँ आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात है, यहाँ अरब सागर है। तो इसी अरब सागर के किनारे एक जगह है गुजरात में जिसको कहते हैं डांडी। तो गांधी जी इसी डांडी पर पहुंचकर नमक कानून बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं। इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी यात्रा जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। इनके साथ 79 फॉलोअर्स थे। तो इस तरह आप देख लिए कि नमक कानून के विरोध में जो डांडी मार्च हुआ वो कैसे शुरू हुआ। तो इसको आपको, इस पॉइंट को यहाँ से लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से डू यू नो द, जो फैक्ट लिखा है यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।